साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण यूनिट का प्रथम भाग, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर हमने देखा था रासायनिक समीकरण व उसको किस प्रकार संतुलित करते हैं। इस वीडियो हम जानने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं और इनको किन आधार पर प्रकारों में बांटा गया है। शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। प्रकार के आधार, किन आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अभिकारकों के संयोजन करने के आधार पर एक से अधिक अभिकर्मक मिलकर के अभिकारकों का निर्माण करते हैं, उनका संयोग होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उन आधार पर प्रकार बनाए गए हैं। या बंधों का बनना या टूटना, अभिक्रिया का वेग, कौन तीव्र गति से अभिक्रिया हो रही है, कौन मंद हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया होते समय किसमें ज़्यादा समय लग रहा है, किसमें कम समय लग रहा है, इसी घटनाओं को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया की प्रकृति क्या होती है, कैसा अभिकारक है, कौन सी अवस्था का है, कैसा उत्पाद बन रहा है, क्या उसमें अलग अलग अवस्थाओं के बन रहा है, या कोई अवक्षेप बन रहा है, या गैस का निष्कासन हो रहा है, ऊष्मा ग्रहण करना त्यागना, उस आधार पर। अभिकारकों की क्रियाशीलता के आधार पर अभिकारक में कौन सा अणु या परमाणु अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है। तो इन तमाम प्रकार के आधारों के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को अनेक प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रकार में संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को संयुग्मन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि संयोग होना, कॉम्बिनेशन होना, दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकर्मक मिलकर के संयोग होकर के कोई एक उच्च अणु भार वाले उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, यहां पर विस्थापन का मतलब है दूसरे स्थान पर जाना। परमाणु या परमाणु का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उस घटना को बोलते हैं विस्थापन। तो अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु का विस्थापन कर देता है। इस प्रकार की जो भी अभिक्रिया होगी उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें दो परमाणु या अणुओं का विस्थापन होता है या आयनों का आदान प्रदान होना। एक आयन इसके पास आ जाएगा, दूसरा आयन उसके पास चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाते हैं। उस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। शब्द ये बता रहा है कि तोड़ना। एक उच्च अणुभार वाला अभिकारक का अपघटन होकर के टूट करके दो या दो से अधिक निम्न अणुभार वाले उत्पाद का निर्माण होना ही अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब अपघटन अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, तो उपस्थिति के अनुसार, उपस्थिति के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है अपघटन अभिक्रिया को। यदि अभिकारक का अपघटन
ऊष्मा की उपस्थिति में होता है तो उसको हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। और यदि अपघटन अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है तो वो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और विद्युत धारा की उपस्थिति में किसी पदार्थ या अभिक्रिया का अपघटन होता है तो उसे विद्युत या विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया को 3 भागों में पुनः बांटा गया है। पहला ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा की उपस्थिति में इसका अपघटन होता है। 2 नंबर प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में इसका अपघटन होगा। 3 नंबर विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत धारा की उपस्थिति में इसका अपघटन होता है। उसी के आधार पर इनको भागों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट अभिक्रिया का प्रकार है उपचयन। उपचयन या ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उस समय हाइड्रोजन का निष्कासन व ऑक्सीजन का सहयोग होता है तो उसको हमने ऑक्सीकरण बोला। इसके विपरीत यदि अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन व हाइड्रोजन का सहयोग होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। 6 नंबर है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं या दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसी अभिक्रिया की घटना जिसमें उपचयन भी साथ साथ होता है और अपचयन भी साथ साथ होता है, दोनों अभिक्रियाएं साथ होती है उसको हमें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का भी निष्कासन करती है, हमको ऊष्मा भी देती है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसी तरह नेक्स्ट ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जो उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा ग्रहण करती है, ऊष्मा लेती है, उन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा चाहिए, ग्रहण करती है। तो ऐसी जो भी अभिक्रियाएं हैं उनको ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। मंद व तीव्र अभिक्रिया। मंद का मतलब यहाँ पर है धीमी गति से अभिक्रिया होना। आप सभी जानते हो कि लोहे पर जंग लगना, जिसको हम कहते हैं काट आना, ये प्रक्रिया या अभिक्रिया एक दिन में नहीं होती। 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने, अधिक महीने भी लग सकते हैं। लंबे समय तक धीरे धीरे ये रिएक्शन होती है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनको हम मंद अभिक्रिया कहते हैं, वो धीरे धीरे होती है। नेक्स्ट है तीव्र अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कम समय में हो जाती है, जैसे बिने बुझे हुए चूनों को हम पानी में डालते हैं तो डालते हैं हाथों हाथ उसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है और बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो समय के अनुसार इनको मंद और तीव्र अभिक्रिया में बांट दिया गया है। नेक्स्ट अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बनता है, इसको रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं, भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है और पुनः उत्पाद से हम अभिकारक भी बना सकते
हैं, उस अभिक्रिया को उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। साथियों, अब हम शुरुआत करते हैं एक एक प्रकार की। जो अभिक्रिया हमने देखा था उसकी क्या परिभाषा है, क्या उसकी अभिक्रिया का उदाहरण है, उसको देखते हैं हम। सबसे पहले हमने लिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोग करना, जोड़ना, कॉम्बिनेशन होना, इसकी क्या परिभाषा देखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक निम्न अणुभार के अभिकर्मक मिलकर के एक उच्च अणुभार का उत्पाद बनाते हैं। कितने उत्पाद बनाएंगे? सिर्फ एक ही उत्पाद बनाएंगे। अभिकर्मक दो से ज्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद सिर्फ एक बनाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल, अभिकारक की बात करें, अभिकारक कोई, इसमें अभिकर्मक ए प्लस अभिकर्मक बी, अभिकर्मक है सी, तीन अभिकर्मक मिलकर के एक कुछ उत्पाद का निर्माण करता है। तीनों का संयोग हो जाएगा और एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक में तीन अभिकर्मक उपस्थित हैं, ए बी और सी। तीनों का संयोग होकर के एक ही उच्च अणुभार का उत्पाद बनता है। आप देख सकते हो कि इसका अणुभार या भार उच्च होगा इन तीनों से, क्योंकि ये तीनों मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण किया है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हमें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक समीकरण लिखा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना को हम जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये तीव्र अभिक्रिया होती है और हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व ऊष्मा प्राप्त होती है। आप देखते हो कि इसमें एक ही उत्पाद बनता है, उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना कहते हैं। हमने लिया था बिना बुझा हुआ चूना, जल के साथ क्रिया करवाई, ये दो अभिकर्मक हैं, ये एक उत्पाद बना है, उत्पाद का अणुभार उच्च है। दोनों अभिकर्मकों से बना हुआ उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। तो हमने इस प्रकार ये संयोजन की अभिक्रिया देखी। कुछ एक दो उदाहरण मैं आपको और भी बताता हूं। जैसे कार्बन प्लस O2 बनने वाला उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, एक ही उच्च अणुभार का उत्पाद प्राप्त होता है। उसी तरह हमने पहले भी देखा था, मैग्नीशियम धातु प्लस O2 क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उच्च अणुभार का उत्पाद बनता है। दोनों ही अभिक्रियाओं में ऊष्मा का निष्कासन होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जो उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा का निष्कासन करती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये तीनों ही अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण भी हैं। साथ में हम इनको ऊष्माक्षेपी वाले बिंदु में भी पढ़ेंगे। साथियों, दीवार पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई के 2-3 दिन बाद दीवार अधिक सफेद चमकती है। क्यों? क्या कारण है? जब हम पुताई कर देते हैं बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से,
तो वो दीवार 2-3 दिन बाद में अधिक चमकती है, क्यों? उसका कारण देखते हैं। हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल या संगमरमर, ये सफेद रंग का होता है। जब इसको हम गर्म करते हैं, इसको हम ऊष्मा देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड व CO2 गैस में अपघटित हो जाता है। और अभी हमने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अभी ये बुझा नहीं है, कब बुझेगा? जब इसको हम जल में डाल देंगे तब बुझेगा। तो मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो इसका अपघटन होता है। ऊष्मा की उपस्थिति में बनने वाले उत्पाद एक से अधिक होते हैं, जैसे CO2 गैस और कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम जल से करवाते हैं, H2O, तो हमको प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। और इसी का उपयोग हम करते हैं दीवार की पुताई करने में। पुताई करने के 2-3 दिन बाद दीवार अधिक चमकती है, दीवार अधिक चमकती है। जैसे ये दीवार है, इस पर हमने किसका लेप किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। दीवार पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लगाया है, इसकी पुताई की है, तो आप देखते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे क्रिया करेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित जल वायुमंडल में वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो बनने वाला उत्पाद है वो पुनः कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, सफेद रंग का। और यही कारण है कि 2-3 दिन बाद में दीवार अधिक चमकती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे क्रिया करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और H2O जल को बाहर निकालता है। जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई की थी, तो उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जल तो भाप बनकर उड़ जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा? वायुमंडल में मुक्त CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो इसे वापस संयोग कर लेगी। जैसे हमने इसको गर्म करके CO2 में तोड़ा था ना, वो CO2 अब वापस इसे जुड़ जाएगी और पुनः क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, संगमरमर बन जाता है। और मार्बल की प्रकृति होती है सफेद चमकदार। इसी कारण से हमारी जो दीवारें हैं वो चमकने लग जाती है। तो साथियों, इसी प्रकार हम अगले वीडियो में विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, तमाम प्रकार की जो भी अभिक्रियाएं हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे, उदाहरण समेत। धन्यवाद।